वेलकम फ्रेंड, एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आपको पता है कि जो आईएएस कोड होता है वहाँ से अप्रोक्सीमेट 1500 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हमने एक आपके लिए सैंपल तैयार किया है। वहाँ पर हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि रहेंगे सीमेंट से, सीमेंट कंक्रीट, एग्रीगेट, टाइल्स एंड ब्रिक्स से। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे हम वन लाइनर के तौर पर लेके आए हैं। कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन वाइज चाहिए, मल्टीपल चॉइस के चाहिए। तो मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एक एग्जाम में हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो होता है उसको लेकर भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया, चाहे एसएससी जेई का बोर्ड हो, चाहे यूपीसी एल का बोर्ड हो, या फिर कोई और बोर्ड हो। तो वहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। तो भाई रैपिड हार्डनिंग जो होता है ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 8041 1990 में ये आईएस कोड में आता है। रैपिड हार्डनिंग पोलैंड सीमेंट जो होता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। हाइड्रोफोबिक आपको पता है कि भाई 8043 में आता है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। आगे हम रैपिड हार्डनिंग के बारे, हाइड्रोफोबिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए भाई अगर आपने ऐसे ही देखना है तो। अब नेक्स्ट में देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर 43 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। आपको पता है कि भाई ओपीसी जो होता है उसको 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, 33, 43, 53। तो 33 जो होता है वो किस आईएस कोड में आपको देखने को मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 33 की अगर आप बात करेंगे 269 2015, इसके बारे में आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी कि भाई 33 ग्रेड जो होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। स्टार्टिंग टाइम कितना होता है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, एक्सपेंशन कितना होता है, सब कुछ आपको इस आईएस कोड में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 43 ग्रेड की बात करें, 43 जो होता है, तो ये 43 जो होता है ये हमारे आता है इंडियन स्टैंडर्ड 81/12/2013। भाई इसको भी याद कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा, आपको 2013, 14, 15 इस तरह के ऑप्शन भी दिए होते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट में देखिए, हमारा 53 ग्रेड जो होता है उसके बारे में क्या स्पेसिफिकेशन बताई गई है। तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड जो आता है 2269 2013। इस आईएस कोड में आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 53 ग्रेड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सो अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके बारे में अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी डिस्कस नहीं किया कि भाई लो हीट सीमेंट जो होता है वो कौन से आईएस कोड में आता है। तो वो आता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 12600 1989। इस आईएस कोड में आपको लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में जानकारी जो है मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट इज, तो वो आता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 455 1989। तो ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में आपको जानकारी जो है वो देता है। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट स्पेसिफिकेशन फ्लाई ऐश बेस्ड। भाई फ्लाई ऐश बेस्ड, एक फ्लाई ऐश बेस्ड होता है, एक कैल्सिनेशन क्ले बेस्ड होता है। तो फ्लाई ऐश की अगर आप बात करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड 1499 2015 पार्ट 1 में ये आता है। फ्लाई ऐश बेस्ड जो होता है ये पार्ट 1 में आता है, एंड जो क्ले बेस्ड होता है वो पार्ट 2 में आता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही इंडियन स्टैंडर्ड इस आईएस कोड में आते हैं। 1489 इस आईएस कोड में आपको पोर्टलैंड पोजलर सीमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन
कैल्सिनेट क्ले बेस्ड, फ्लाई एश बेस्ड एंड क्ले बेस्ड, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए स्पेसिफिकेशन फॉर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में आपको किस आईएस कोड में जानकारी दी जाती है, तो वो होता है 12330 1988। इस आईएस कोड में आपको सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में जानकारी जो है वो मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए स्पेसिफिकेशन फॉर वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। भाई वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, एक हमने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, दूसरा वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। रैपिड मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि भाई जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो हमारे इस आईएस कोड में आता है। ये वाइट सीमेंट जो होता है ये हमारे 42 में आता है। वाइट पोर्टलैंड सीमेंट 42 में आता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर जो है 1989 होगा और यहाँ पर जो होगा वो 1990 आपको देखने को मिलेगा। एक हमारे पास हाइड्रोफोबिक सीमेंट भी होता है, वो आता है 8043 में, लेकिन यहाँ पर 1991 होगा। सिर्फ आपको ये याद करना है दोनों, अगर आप इसको भी याद कर लीजिए तो कॉमन चीज़ें हैं ये। देखिए 41 42 43 कितनी अच्छी अच्छी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अगला देखिए हाइड्रोफोबिक के बारे में मैंने आपको आंसर बता ही दिया है पीछे, तो ये हमारे इस आईएस कोड में जानकारी आपको मिल जाएगी, तो याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हाई एल्यूमिना सीमेंट फॉर स्ट्रक्चरल यूज के लिए। स्ट्रक्चरल आपको यूज करना है हाई एल्यूमिना सीमेंट। आपको पता है कि हाई एल्यूमिना जो होता है इसमें एल्यूमिना का कंटेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये कौन से आईएस कोड में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, तो वो हमारा आईएस कोड होता है 6452 1989। ये आईएस कोड है, ये भाई इंडियन स्टैंडर्ड है 6452 1989। इस आईएस कोड में आपको हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद देखिए सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट सीमेंट भैया वेरी इंपॉर्टेंट है। सुपर सल्फेट सीमेंट जो होता है वो 6909 1990 में आपको सुपर सल्फेटेड सीमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट में देखिए स्टैंडर्ड सैंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट स्पेसिफिकेशन। स्टैंडर्ड सैंड देखिए, स्टैंडर्ड सैंड होता है एक हमारे पास, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में हमने कई बार एमसीक्यू में डिस्कस किया है। तो भाई वो कौन से आईएस कोड में आपके लिए जानकारी देता है, तो वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड 650 1991। इस आईएस कोड में आपको स्टैंडर्ड सैंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए जानकारी देता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट। मेथड ऑफ सैम्पलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट कौन सा है इस कोड में आपको जानकारी देता है, इंडियन स्टैंडर्ड 3535 1986। इस आईएस कोड में आपको सैम्पलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर, मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक, जब भी आप हाइड्रोलिक सीमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो फिजिकल टेस्ट होते हैं उसके जो मेथड होते हैं वो हमारे कौन से आईएस कोड में आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, तो ये हमारे इस आईएस कोड में आपको जानकारी जो है वो मिल जाती है भाई 1988 में। तो देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। भाई फिजिकल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फिजिकल तो 40 31 आता है, लेकिन जो केमिकल होता है वो 32 आता है। लेकिन यहाँ पर भाई 1985 होता है, वहाँ पर 88 था 19, लेकिन यहाँ पे 85 है। ये चीज़ है 31 और 32 केमिकल फिजिकल, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिकेशन फॉर मैसनरी सीमेंट के लिए। मैसनरी सीमेंट जो होता है उसके लिए स्पेसिफिकेशन जो दी गई है वो 346
1988 में आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि मैसनरी सीमेंट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई हमारा आईएस कोड जो है वो हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, यही आईएस कोड हम अभी फॉलो कर रहे हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जैसे कि फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ हो गया, इस तरह की स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे आईएस कोड 516, इस आईएस कोड में आपको जानकारी मिल जाती है 1959। मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट। मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ सीमेंट हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 1199 1959, इस आईएस कोड में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट वन देखिए, रेकमेंडेड गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। रेकमेंड गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज, मिक्स डिजाइन के लिए भाई मिक्स डिजाइन, ये क्वेश्चन जो है एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए मिक्स डिजाइन गाइडलाइन के बारे में। तो 10/262 2009 इसमें आपको गाइडलाइन जो होती है कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में मिल जाती है। अगला देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। देखिए कॉमन क्वेश्चन है, एग्रीगेट के बारे में हमें किस आईएस कोड में जानकारी मिलती है, कितना कॉमन क्वेश्चन हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 2016, ये भी आप याद रखिए, कॉमन क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए, कंक्रीट बनाने के लिए जो एग्रीगेट होता है उसके ऊपर जो टेस्ट होते हैं उसका जो मेथड होता है वो हमारा आईएस कोड में आता है, इस वाले 2386 आईएस कोड में आपको जानकारी जो है वो मिल जाती है भाई। अब यहाँ से हमने 7 ऐसे आईएस कोड लिए हैं जो आईएस कोड 2386 पार्ट 1 से लेकर 7 तक आते हैं। जैसे कि उसमें जो हमारा कंक्रीट होता है, एग्रीगेट जो होता है उसका पार्टिकल साइज, शेप एंड जो कंक्रीट होता है उसमें कितनी इम्प्यूरिटीज होती है, ऑर्गेनिक हार्मफुल जो होते हैं वो कंक्रीट, हमारे एग्रीगेट की डेंसिटी, वॉइड रेशो, बल्किंग वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ हम उस आईएस कोड में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बोला गया कि मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट पार्टिकल एंड शेप के लिए, साइज एंड शेप जो होती है इस आईएस कोड में आते हैं लेकिन पार्ट 1 में आते हैं, ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद अगला क्या बोल रहा है कि भाई मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर कंक्रीट, एस्टिमेशन ऑफ डिलीशियस मटेरियल एंड ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज के लिए। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होई कि डिलीशियस जो होता है ये हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसकी बात कर रहा है भाई। हमारा कंक्रीट जो होता है उसमें कुछ ना कुछ होता है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज भी होती है, तो हानिकारक पदार्थ जो होता है वो हमारे आईएस कोड, मैंने आपको बताया कि इसको आप याद रखिए 2386, ये पार्ट 2 में आता है भाई। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, पार्ट 1 2 3 ये जो होता है। एंड अगला देखिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर स्पेसिफिकेशन, ग्रेविटी, डेंसिटी, वॉइड्स एंड बल्किंग। देखिए स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी भाई, डेंसिटी, वॉइड एंड बल्किंग। अब आपसे पूछ लेगा कि भाई जो एग्रीगेट होता है उसके ऊपर अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं तो कौन से आईएस कोड में आता है, कोड सेम रहेगा लेकिन पार्ट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टी के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के लिए 4 पार्ट आ जाएगा, चौथा। उसके बाद अगला देखिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट के लिए, साउंडनेस टेस्ट की अगर बात करेंगे 5वें में आता है, 5वें आईएस कोड में आता है। उसके बाद देखिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट मेजरिंग मोर्टार मेकिंग प्रॉपर्टीज फॉर फाइन एग्रीगेट के लिए, फाइन प्रॉपर्टी के लिए तो 6 में आता है, पार्ट 6 में आता है 8386। लास्ट वन क्या है, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के लिए, अल्कलीज
एग्रीगेट रिएक्शन जो होता है उसके लिए जो मेथड ऑफ टेस्ट होता है वो हमारे IS कोड 2386 पार्ट 7 में आता है। कॉमन क्वेश्चन है ये, इसको आप याद कर लीजिए भाई। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट। मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट इज इंडियन स्टैंडर्ड 2430 1986। इस IS कोड में आपको मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगले देखिए, कंक्रीट वैचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट स्पेसिफिकेशन। कंक्रीट की वैचिंग आप करेंगे, मिक्सिंग प्लांट स्पेसिफिकेशन जो होती है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड इस IS कोड में आती है 2004। ये भी इम्पोर्टेंट है। बैचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट स्पेसिफिकेशन, कंक्रीट की भाई बैचिंग की बात करेगा क्योंकि बैचिंग इम्पोर्टेंट है भाई। तो आप पीछे हमने बल्किंग के बारे में डिस्कस किया था, बैचिंग जो है वो अलग चीज़ है भाई। बैचिंग जो होता है वेट बैचिंग होती है, वॉल्यूम बैचिंग होती है। इससे आप एग्रीगेट की रेशो का पता लगा सकते हैं कि भाई इतना रेशो में यूज करेंगे, इतने वेट में यूज करेंगे, इतनी वॉल्यूम में यूज करेंगे। अब नेक्स्ट वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क के लिए। ब्रिक वर्क के लिए बात कर रहा है भाई यहाँ पे। तो ब्रिक वर्क के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा IS कोड आता है 22/12/1991 22/12। इसमें आपको कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, मेथड फॉर सैम्पलिंग ऑफ क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए। मेथड फॉर सैम्पलिंग ऑफ क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए तो वो 24/1978। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, चौथी बार भी देख सकते हैं। जब तक आपके दिमाग में बिल्कुल सी बैठ नहीं जाता है तब तक आप वीडियो को देख सकते हैं। वैसे बार बार देखने से आपके दिमाग में उतना बैठेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो शायद कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्योंकि आपको पता है कि IS कोड से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो दो क्वेश्चन भी वही बहुत ज़्यादा होते हैं मेरिट बनाने के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्ड क्ले सॉल्ड ब्रिक। बर्न्ड क्ले सॉल्ड ब्रिक जो होता है वो हमारा 31/02/1971 इस IS कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी बर्न्ड क्ले सॉलिड ब्रिक के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वन देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए। स्पेसिफिकेशन फॉर हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले बिल्डिंग के लिए हमारे IS कोड 1988 ये IS कोड स्पेसिफिकेशन देता है, जानकारी देता है। नेक्स्ट वन देखिए, बर्न्ड क्ले परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए। अब ये क्वेश्चन जो है एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बर्न्ड क्ले परफोरेटेड बिल्डिंग के ब्रिक्स के लिए तो ये 22/1988 इसमें आपको जानकारी, सॉरी 98 नहीं 91 होता है, 1991 इसमें आपको जानकारी मिल जाती है। अगला देखिए यहाँ पर, स्पेसिफिकेशन ऑफ बर्न्ट क्ले होलो ब्रिक्स की फॉर वॉल्स एंड पार्टीशन वॉल्स के लिए। होलो ब्रिक्स की बात कर रहा है भाई। होलो ब्रिक्स के लिए 39/52/1988 इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट वन देखिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉमन बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए। स्पेसिफिकेशन फॉर कॉमन बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए 10/77/1992 इस IS कोड में आपको कॉमन बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स जो होती है उसके बारे में स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। अगला क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए। मेथड ऑफ टेस्ट जो होते हैं बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के वो कौन से होते हैं। तो जो मेथड होते हैं, कई तरह के मेथड होते हैं, तो वो 3, 4, 9, 5, 1992 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक इसके मेथड होते हैं। तो ये आपको पता होने जरूरी है।
तो जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो पार्ट 1 में आती है, कोड सभी के लिए सेम रहेगा, इन सभी के लिए 3495 पार्ट 1 में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। एंड पार्ट 2 में जो आती है वो हमारी एब्जॉर्प्शन टेस्ट आता है। एंड अगर पार्ट 3 की अगर आप बात करेंगे तो 3 में हमारा एफ्लोरेंस टेस्ट आता है। एंड लास्ट वन जो होता है वो बार पेज टेस्ट जो होता है वो 4th में आता है, 3495 पार्ट 4। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पेसिफिकेशन फॉर ब्रंट क्ले सॉलिड ब्रिक्स इज। ब्रंट क्ले सोलिंग ब्रिक्स इज, तो वो हमारा IS कोड 5779 1986 79, ये वाला IS कोड आपको सोलिंग ब्रिक जो होती है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ब्रंट क्ले फ्लैट टेरेसिंग टाइल स्पेसिफिकेशन। टेरेस की जो टाइल्स होती है ब्रंट क्ले फ्लैट की, उसकी स्पेसिफिकेशन आपको हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 2690 पार्ट 1 1993 में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्ले फ्लोरिंग टाइल्स। क्ले फ्लोरिंग टाइल जो होती है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड इस IS कोड में आपको जानकारी मिल जाती है। क्ले फ्लोरिंग टाइल जो होती है, फ्लोर में जो क्ले की टाइल लगती है उसके बारे में स्पेसिफिकेशन हमारे इस IS कोड में मिलती है। उसके बाद देखिए, क्ले रिज एंड सीलिंग टाइल स्पेसिफिकेशन। क्ले की रिज एंड सीलिंग टाइल स्पेसिफिकेशन जो होती है वो हमारे इस IS कोड में देखने को मिल जाती है। जितने भी IS कोड बताए हैं मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट इस क्वेश्चन वीडियो का क्वेश्चन देखिए कि भाई स्पेसिफिकेशन फॉर सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग टाइल्स के लिए, तो वो हमारे 12/37/1959 इस IS कोड में आपको सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग टाइल्स के बारे में स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के IS कोड से 50 क्वेश्चन। अगर आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस के ठीक हैं या फिर ऐसे ठीक हैं। तो मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्या होता है कि भाई आपको वहाँ पे तुक्का लगाने का मौका मिल जाता है, तो आपके दिमाग में उतना नहीं बैठता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आपका दिमाग जो है पूरा फोकस जो है इस वर्ड पर है कि भाई क्या लिख रहा है। तो इससे होगा ये है कि भाई आपको अगर मल्टीपल चॉइस में 2 दिन के लिए याद रहना था तो इस तरीके से आपको 1 हफ्ते तक याद रहता है। बेशक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई मैं क्या लिख रहा था, तो ये चीज़ है इसमें। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन से तरीके से ठीक है। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।